नमस्कार। जनवरी के लास्ट में और फरवरी की पहली तारीख को जो है वो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो सरकार के द्वारा जारी किए गए। अब देखिए, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जब बजट और इकोनॉमिक सर्वे निकाला गया है तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम देखें ट्रेंड अभी तक का, तो पेपर 1 में कंटिन्यूसली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और HPRC जो ऑनलाइन एग्जाम करवा रहा है वहाँ पर तो 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये आपको नोट करने हैं और साथ में इस वीडियो को सेव कर रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं स्टिल आने वाले अगले बजट और अगले इकोनॉमिक सर्वे तक। इसके अलावा ये बात जरूर ध्यान रखें कि हिमाचल का बजट और हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे अलग होता है, वो अभी नहीं आया है। जब वो आएगा तो उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव वे से पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बजट के भी और इकोनॉमिक सर्वे के भी। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026-27 व्हाट इज प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। तो बोलते हैं कि जो केंद्रीय बजट 2026-27 आया उसके अनुसार 2026-27 जो वित्त वर्ष है उसके लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है। तो देखिए, राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है वो है 4.3%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो बजट अभी आया है वो 2026-27 का बजट है और जो इकोनॉमिक सर्वे आया है वो 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है ये भी यहाँ पर समझिए। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जो राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय घाटा मतलब क्या हुआ आपका कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर ले लीजिए, उस फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो है वो सरकार के पास जो है वो कुल उसका एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्चा कितना हुआ और टोटल जो रेवेन्यू उसके पास आया वो कितना जो है वो आया। तो इनको पहले टोटल रेवेन्यू देखा जाएगा, फिर टोटल खर्चा देखा जाएगा और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो जो है वो फिस्कल डेफिसिट जो है वो कहलाएगा। ठीक है जी, ये आपको फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन पता चल गई। अभी इकोनॉमी में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिपिएंट। मतलब क्या हुआ, जो फिस्कल डेफिसिट है जिसमें टोटल आपके पास कितना एक्सपेंडिचर है और टोटल आपका रेसिपिएंट कितना है, खर्चा कितना किया माइनस आपके पास पैसा कितना था, वो फिस्कल डेफिसिट हो गया। ऐसी भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है और HPRC में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर वही कुछ लिखा गया है कि यूनियन बजट जो 2026-27 का आया, फरवरी 1 2026 को ये जो है वो आया है और इसमें जो है वो 4.3% ऑफ GDP जो है वो फिस्कल डेफिसिट रहने का अनुमान है। और यहाँ पर बोलते हैं जो रिवाइज्ड है, इससे पहले जो था वो 4.4% था 2025-26 में। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बारे में भी बताया गया है कि उनके द्वारा ये यूनियन बजट 2026-27 का जो है प्रेजेंट किया गया और उनके द्वारा जो है ये 9th बार यानी कि लगातार 9वीं बार जो है ये बजट पेश किया गया है। और ये पहली महिला बन गई है जिन्होंने जो है फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट को इतने लंबे टाइम तक फुल टाइम जो है वो फुल टाइम, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर ही हैं इतने टाइम से। तो ये पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है ये बन गई हैं। अगर हम बजट का रिकॉर्ड देखते हैं अभी तक कि किसके द्वारा कितनी बार पेश किया गया है, तो अभी तक बजट जो सबसे ज़्यादा बार पेश किया गया है वो मोरारजी देसाई जी के नाम ये रिकॉर्ड जो है वो है। मोरारजी देसाई जी ने जो है वो भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश किया है। इन्होंने 10 बार बजट जो है वो पेश किया है। और दूसरे नंबर पर जो है वैसे P चिदम्बरम आते हैं, इन्होंने 9 बार किया है। और अभी निर्मला सीतारमण भी दूसरे नंबर पर आ गई हैं, इन्होंने भी 9 बार बजट को जो है वो पेश कर दिया है। ठीक है जी, तो ये आपने जो है वो ये भी कुछ जीके के क्वेश्चंस जो हैं वो याद यहाँ से रखने हैं। 2026-27 का बजट ये जो है वो फर्स्ट बजट था जो कि कर्तव्य भवन में जो है वो प्रिपेयर किया गया था और 3 तरह के कर्तव्यों के ऊपर ये बेस्ड था, सेंटर्ड था। 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं, एक ग्रोथ है, एक बिल्ड कैपेसिटी है और एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये 3 कर्तव्य हैं। हिंदी में बोलूँ तो आर्थिक विकास, क्षमता निर्माण और समावेशी विकास, ये 3 कर्तव्य हैं जिनके ऊपर ये बजट जो है वो बेस्ड है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, यहाँ से भी नोट कर लेना ये 3 कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 द कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स रोज टू %% ऑफ GDP इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बोलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के %% के बराबर है। %% तक जो है वो बढ़ गया है। तो देखिए, अगर हम आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की बात करते हैं और हम देखते हैं जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कितना
कितना बढ़ गया है, तो वो जो है वो लगभग 3.2% जो है वो बढ़ गया है। 3.2% ऑफ जीडीपी जो है वो बढ़ा है, जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 उसमें जो है ये बढ़ गया है। तो ये भी नोट करना है यहाँ से आप। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2026-27। तो बोलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2026-27 में अनुमानित जो आर्थिक विकास दर है वो क्या है। तो 2026-27 के लिए जो अनुमानित विकास दर है वो 6.8% से 7.2% तक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पहले तो यहाँ पर स्टार लगा लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर 1 में लास्ट टाइम के बजट से जो था वो पूछा गया था, परंतु लास्ट टाइम के बजट में आंकड़े कुछ और थे, इस बार के बजट में जो है वो आंकड़े कुछ और हैं। इस बार आंकड़े हैं 6.8% से 7.2% तक आपको ध्यान रखना है। इस बार ना बजट में अगर हम बात करें तो 16th फाइनेंस कमीशन की बात भी जो था वो की गई थी। वित्त मंत्री ने जो है वो 16वें नंबर का वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों को मानने की घोषणा जो है वो की है। अब 16th जो फाइनेंस कमीशन है उसकी सिफारिशें मानी जाएंगी। तो एक बात यहाँ से नोट ये कीजिए कि 16th फाइनेंस कमीशन को जो है वो किसके द्वारा चेयर किया गया था, मतलब इसके चेयरमैन कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया का नाम ध्यान रखना है, उनके द्वारा जो था वो चेयर किया गया था। अब इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं या फिर इसकी जो सिफारिशें हैं उसमें मुख्य सिफारिशें क्या है, तो मुख्य सिफारिशें उसमें ये है कि उसमें ये कहा गया था कि जो केंद्रीय कर हैं, जो सेंटर के टैक्स हैं, उनमें जो राज्यों की हिस्सेदारी है, मतलब स्टेट की जो उनमें हिस्सेदारी है वो 41% जो है वो रखी जाए। 41% रखने की जो है वो सिफारिश की थी और इसको माना जाएगा। और केंद्र सरकार अनुदान के रूप में राज्यों को जो है वो 2026-27 में 1.4 लाख करोड़ रुपया जो है वो उपलब्ध कराएगी, ये भी कहा गया था। ठीक है, ये भी बजट में कहा गया, तो ये भी पॉइंट नोट करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर जब एग्जाम में स्टेटमेंट बनाई जाती है ना तो ऐसे क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट इन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026 इज प्रोजेक्टेड टू बी। तो बोलते हैं यहां पर बात की गई है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की। बोलते हैं जो अग्रिम अनुमान है इनके फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट को जो है वो ऐसे कर भी लिख देते हैं एई कर एडवांस एस्टिमेट। तो बोलते हैं पहला जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत के लिए जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वो कितना रहने का अनुमान है, मतलब जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो बोलते हैं कितनी रहने का अनुमान है, तो वो 7.4% रहने का अनुमान है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इकोनॉमी जब पढ़ते हैं ना तो दो कॉन्सेप्ट वहाँ पर आते हैं, उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैं समझाता हूँ। एक जीडीपी कॉन्सेप्ट आता है, एक जीएनपी कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। ये जीडीपी और जीएनपी के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो भी जानेंगे। जीडीपी किसको बोलते हैं, पहले जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब होता है कि इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो इंडियन हैं चाहे वो फॉरेनर हैं, परंतु जो भी वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो सम है, उसका जो टोटल है वो जीडीपी कहलाएगा। मतलब हमारे इंडिया में चाहे कोई बाहर से आकर रह रहा है चाहे वो इंडियन है, वो जितना भी सम प्रोड्यूस करेगा उसको जीडीपी जो है वो बोलेंगे। और जीएनपी किसको बोलते हैं, जीएनपी की अगर हम बात करें, जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब इंडिया के लोग इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी और इंडिया से बाहर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी। मतलब अगर मान लीजिए आप फॉरेन में जाकर पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन में जाकर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जीएनपी में जो है वो आएगी, उसका सम जो है वो जीएनपी कहलाएगा। और जीडीपी में इंडिया वाला ही होगा, जीएनपी में जो है वो बाहर वाला भी शामिल जो है वो होगा। तो ये है जीडीपी और जीएनपी, इनका पूरा नाम भी ध्यान रखना। ऐसे एग्जाम में कुछ फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, उनको लिख लीजिए साथ साथ में ही। जैसे कि जीएनपी का फॉर्मूला जो है वो पूछ लिया जाता है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फॉरेन से जो इनकम आ रही है वो भी यहाँ पर जो है वो शामिल होगी। तो जीएनपी और जीएनपी का फॉर्मूला लिखा आपने। वैसे ही एनडीपी का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का फॉर्मूला होता है एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन।
जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। ये एनडीपी का फॉर्मूला हो गया। एक एनएनपी भी जो है वो होता है। एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला होता है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये आप इसका फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना, ठीक है जी। इन दोनों के फॉर्मूले ध्यान रखना। जीडीपी का भी जीएनपी का जो फॉर्मूला पढ़ा वो भी, एनएनपी का जो पढ़ा वो भी, एनडीपी का जो फॉर्मूला पढ़ा वो भी। इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला एग्जाम में बन सकता है और बने भी हैं इससे पहले, अगर आप देखेंगे पेपर उठाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज इंडियाज शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज ट्रेड इन 2024 कंपेयर टू 2% इन 2005। तो बोलते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2005 में 2% की तुलना में 2024 में वैश्विक जो सेवा व्यापार है उसमें भारत का हिस्सा कितना है। तो भारत का हिस्सा है 4.3%। थोड़ा डिटेल से देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बोलते हैं इंडिया इज वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। तो इंडिया सर्विसेज के मामले में, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के मामले में जो है वो 7th लार्जेस्ट जो है वो एक्सपोर्टर है। इट्स शेयर इन द ग्लोबल ट्रेड मोर देन डबलिंग, यानी कि 2005 से 2024 तक देखेंगे तो डबल से ज्यादा हो गया है। 2005 में इसका शेयर 2% हुआ करता था, परंतु 2024 में 4.3% जो है वो इसका शेयर हो गया है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं यहाँ पर ये जो सर्विस सेक्टर है ये कंट्रीब्यूटेड द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। अकॉर्डिंग टू एन एवरेज ऑफ 80.2% ऑफ एफडीआई ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 टू फाइनेंशियल ईयर 2025, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक जो है वो 80.2% जो है वो यहाँ पर एफडीआई जो है वो आई। और बोलते हैं ये 2016 से 2020 के साथ कंपेयर करेंगे तो 77.7% जो है वो उससे हाइयर है, ठीक है। वो 77.7% जो है वो 2016 से 2020 तक हुआ करती थी और अभी जो है वो 2023 से 2025 के बीच में ये 80.2% हो गई है। तो ये यहाँ पर डाटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बना याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के JBT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट से जुड़ सकते हैं। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीट अलग से है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, वहां पर जुड़ सकते हैं। देखिए अगर तैयारी एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक तो JBT वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास जो है वो बहुत कम समय बच गया है। अब देखिए पहले तो एग्जाम का पैटर्न भी पता नहीं था कि एग्जाम कैसे जो है वो आ जाएगा। अभी एग्जाम का पैटर्न जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे उस पैटर्न को एनालाइज कर उस पैटर्न को देख कर उस पैटर्न से सीख कर जो है वो नए लेवल के जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर और नई तरह की तैयारी के ऊपर जो है वो हम फोकस कर रहे हैं। तो आप भी टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द डेप्ट टू जीडीपी रेशो फॉर द यूनियन बजट 2026-27 हैज बीन एस्टिमेटेड एट। तो बोलते हैं कि केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए ऋण से जीडीपी अनुपात का अनुमान क्या लगाया गया है। तो देखिए डेब्ट टू जीडीपी रेशो की यहाँ पर बात की गई है। तो यूनियन बजट 2026-27 के अनुसार जो डेब्ट टू जीडीपी रेशो का अनुमान लगाया गया है वो 55.6% जो है वो लगाया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मान लीजिए तो ये ऐसा पूछे जाने की पूरी संभावना है। हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आइडेंटिफाई द ऐसे पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई द डेब्ट टू जीडीपी रेशो इन यूनियन बजट 2026-27, जो भी पैटर्न हो सकता है, परंतु डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा ही याद रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन बजट 2026-27 हाउ मेनी नेशनल वाटरवेज हैव बीन प्रपोज्ड। तो नेशनल वाटरवेज की भी बात की गई है। बोलते हैं कि कितने नेशनल वाटरवे जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं। तो 20 नेशनल वाटरवे जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं 2026-27 के बजट में। हम नेशनल वाटरवेज की बात कर लेते हैं। तो नेशनल वाटरवेज के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बने हैं, जैसे कि नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है, नेशनल वाटरवे 1 किसको किसके साथ जोड़ता है,
तो ध्यान रखें, ये जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है ये गंगा भागीरथी हुगली रिवर के ऊपर जो है वो बना हुआ है, और ये जो है वो वेस्ट बंगाल के हल्दिया को इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से जो है वो जोड़ता है। ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 की जो है वो बात है। हम नेशनल वाटरवे नंबर 2 की अगर बात कर लेते हैं तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर असम से जो है वो दुबरी जो साइद्रिया है उसको जो है वो आपस में जो है वो जोड़ता है। और नेशनल वाटरवे नंबर 2 का ध्यान रखना है कि इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रिवर स्ट्रेच के ऊपर ये है, तो ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो है वो है। यहाँ पर ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर वाटरवे की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग जो है वो एयरपोर्ट्स की बात भी कर लेते हैं। एयरपोर्ट्स का भी डाटा दिया गया था, बोलते हैं 2025 तक 164 एयरपोर्ट जो हैं वो हमारे पास इंडिया में जो है वो हैं, और फ्यूचर का भी एक गोल रखा गया है कि 400 एयरपोर्ट जो हैं वो 2047 तक जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। ठीक है जी, तो अभी कितने हैं, अभी 2025 तक 164 एयरपोर्ट जो हैं वो हैं। हिमाचल में अगर हम बात करें तो 3 प्रमुख एयरपोर्ट जो हैं वो आते हैं, जिसमें कांगड़ा एयरपोर्ट आता है जिसको गग्गल एयरपोर्ट जो है वो बोलते हैं, एक भुंतर एयरपोर्ट आता है कुल्लू का, एक और जुबरहटी एयरपोर्ट जो है वो आता है शिमला वाला। तो ये 3 एयरपोर्ट मुख्य रूप से आते हैं। बाकी हेलीपैड्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हेलीपैड्स के अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाने की बात कही जाती है मंडी में। जब जयराम सरकार थी तब ये बात ज़्यादा होती थी, परंतु अभी काफ़ी टाइम से जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा परिचर्चा है नहीं। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन बजट 2026-27 द टोटल प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 इज एस्टिमेटेड एट। बोलते हैं कि बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो अनुमानित व्यय है वो कितना है, मतलब जो प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर है। प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं कितना है यहाँ पर 2026-27 के लिए, तो 2026-27 के लिए जो प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर है वो 53.5 लाख करोड़ जो है वो है। कितना, 53.5 लाख करोड़। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोलते हैं द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 इज 53.5 लाख करोड़, ये ध्यान रखना है। और इसकी बात की जाए तो ये 53,47,315 करोड़ जो है वो आता है, रिप्रेजेंटिंग आ 7.7% इंक्रीज ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2025-26। अब देखिए अगर हम इसको जो है वो पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। प्रोजेक्टेड एक्सपेंडिचर में भी लगभग 7.7% का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। तो ये इंक्रीज वाला भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर एग्जाम में बन सकता है, तो ये भी आपने नोट करना है साथ में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी मार्ट, सी मार्ट की यहाँ पर बात की गई थी। बोलते हैं व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ सी, यानी कि सी किसके लिए रिप्रेजेंट करता है। क्या ये सोशल हेल्प एनवायरनमेंट बनता है, क्या ये सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर बनता है, क्या ये सस्टेनेबल होम एंटरप्राइज बनता है, क्या ये सिस्टमेटिक हेल्थ एम्पावरमेंट जो है वो बनता है। अगर हम सी की बात करते हैं कि ये जो सी मार्ट की बात की गई है, ये सी मार्ट एक्चुअली में है क्या, तो सी मार्ट जो है वो सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर जो है वो बनता है। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा देखिए। बोलते हैं लखपति दीदी प्रोग्राम सरकार के द्वारा एक चलाया गया था, और इसकी सक्सेस को देखते हुए जो है वो सी मार्ट एंटरप्रेन्योर जो है ये भी एक लाने की बात कही गई है। इससे क्या होगा, इससे एक तो रूरल इकोनॉमी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। ठीक है जी। और यहाँ पर ना कुछ और भी बात की गई है, जैसे कि अलग अलग योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। तो इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत विस्तार योजना भी प्रपोज की। विस्तार का मतलब है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। तो ये भारत विस्तार आपने ध्यान रखना है। ये एक मल्टीलिंगुअल AI टूल है। बोलते हैं ये क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा एग्रीस्टैक पोर्टल को और ICAR का पैकेज है ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, उसको जो है वो इंटीग्रेट करेगा, मतलब AI सिस्टम के द्वारा साथ जो है एक तरह से जो है वो जोड़ेगा। ये जो है वो प्रोडक्टिविटी और बेटर डिसीजन के ऊपर किसानों की जो है वो हेल्प करने वाला है। उनको एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करवा देगा, और भी कुछ सहायता चाहिए होगी तो ये प्रोवाइड करवा देगा। तो भारत विस्तार के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सी मार्ट के बारे में पता चल गया, लखपति दीदी इससे पहले चलाया गया था, उसकी सक्सेस को देखते हुए जो है ये बातें जो है वो की गई हैं। तो सी मार्ट इंपॉर्टेंट है। सी मार्ट का पूरा नाम पूछा जा सकता है, और भारत विस्तार का भी पूरा नाम पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच सेक्टर इज स्पेशली
मेंशन्ड फॉर ट्रेनिंग अंडर द दिव्यांगजन कौशल योजना। तो बोलते हैं दिव्यांग कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से किस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? क्या हैवी इंडस्ट्री का, क्या एवीजीसी का, क्या एग्रीकल्चर या फिर सिविल एविएशन? इनमें से किस बोलते हैं क्षेत्र का उल्लेख किया गया? तो यहाँ पर एवीजीसी का उल्लेख जो है वो किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये एवीजीसी जो है वो क्या हो गया? एवीजीसी का मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इसका जो है वो यहाँ पर बात की गई है। ये जो दिव्यांग कौशल योजना इस बार चलाई गई है, इसके तहत जो है वो प्रशिक्षण देने, एवीजीसी का प्रशिक्षण देने का उल्लेख जो है वो किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया का जो एनिमेशन सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो किया है। बोलते हैं कि इंडिया का जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक यानी कि एवीजीसी सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है और ये संभावना है कि 2 मिलियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो 2030 तक होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी प्रपोज किया है कि जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो मुंबई में आता है वो एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब जो है वो स्थापित करेगा। लगभग 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में जो है ये स्थापित की जाएंगी। तो ये भी ध्यान रखना। और बोलते हैं यूनियन बजट 2026-23 में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2 स्कीम्स जो है वो जो चलाई हैं। ये स्कीम्स स्पेसिफिक रूप से इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये चलाई गई हैं जो एम्पावरमेंट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजनों के लिए एक तरह से चलाई गई है। एक है दिव्यांगजन कौशल योजना, ये चलाई गई है फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन आईटी सेक्टर लाइक जो एबीजीसी हम पढ़ रहे थे, हॉस्पिटलिटी भी इसमें जो है वो आएगा। और एक तो दिव्यांगजन कौशल योजना तो आपने पढ़ ली, इसके अलावा एक जो है वो दिव्यांग सहारा योजना भी चलाई गई है। ये दिव्यांग सहारा योजना चलाई गई है टू प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइस फॉर इम्प्रूव्ड मोबिलिटी एंड डेली लाइफ। मतलब इसका ये है कि दिव्यांगजन जो है ना, इस दिव्यांगजन सहारा योजना के तहत जो है उनको उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक सहायता के उपकरण जो है वो मिल सकें, जिनकी हाई टेक के जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट उनको चाहिए होते हैं, डिवाइसेस चाहिए होती हैं, उस तरह की डिवाइसेस उनको मिल सकें जो उनकी हेल्प जो है वो आगे बढ़ने के लिए या फिर उनको पीछे ना रखें, उसमें जो है वो उनकी हेल्प करे। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ और डाटा है। बोलते हैं इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है? वो है यूएसडी यानी कि जो यूएस का डॉलर है उसमें 701.4 मिलियन एज ऑन 16 जनवरी 2026। तो ये पूछ सकते हैं कि 16 जनवरी 2026 तक इंडिया का जो यूएसडी है वो कितना है? तो वो 701.4 यूएसडी डॉलर में जो है वो डॉलर 701.4 बिलियन जो है वो है। यही जो है वो मार्च 2025 में डॉलर 668 बिलियन जो था वो हुआ करता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अभी जो है ये डॉलर 701.4 बिलियन पहुंच गया है। इससे पहले जो है ये डॉलर 668 बिलियन हुआ करता था मार्च 2025 में। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में जो है वो ये भी बताया गया है कि जो सर्विस सेक्टर है वो लार्जेस्ट शेयर है इंडिया की जीडीपी में, इसका शेयर 53.6% जो है वो आता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर 2026 यानी कि फर्स्ट हाफ की यहाँ पर बात की गई है। बोलते हैं द सेक्टर ऑल्सो रिकॉर्डेड अ रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 9.1% ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो है वो 9.1% की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और यहाँ पर ही आपने जो है वो एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जो इकोनॉमिक सर्वे आता है और बजट जो आता है, तो बजट जो है वो बाद में आता है, इकोनॉमिक सर्वे पहले आता है। इकोनॉमिक सर्वे लगभग 1-2 दिन पहले जो है वो जारी कर दिया जाता है और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है? ये जो है वो इकोनॉमिक डिवीज़न होती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ही आता है, उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इस बार जो 2026 का था वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर हैं, जिनके मार्गदर्शन में जो है वो इसको तैयार जो है वो किया गया है। तो इनका नाम भी जरूरी हो सकता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है जिनके मार्गदर्शन में जो है वो इसको डेवलप जो है वो किया गया है। तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर का नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है। और उसके बाद बजट आया। बजट को तो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किया गया और 9वीं बार उन्होंने जो है वो लगातार बजट को जो है प्रोड्यूस किया है, बजट को जो है वो पढ़ा है। इससे पहले चिदम्बरम 9 बार पढ़ चुके हैं और मोरारजी देसाई 10 बार जो है वो पढ़ चुके हैं। ये सब हमने यहाँ पर जाना।
बाकी जिन्होंने टेस्ट सीट ज्वाइन की है या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है उनको यहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। टेस्ट सीट ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, फॉर द ईयर 2026 द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मैनी पद्मा अवार्ड। तो 2026 के लिए प्रेसिडेंट ने कितने पद्म अवार्डों की घोषणा की है, ये आप कमेंट कर जल्दी से जो है वो बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।